नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षण रियायत में। इस खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए अत्यधिक सहायक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक इसी से पहुँचेंगे और सबसे पहले आप वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस को। हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश के चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान ने मिलकर 573 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो कि भारतीय हितों पर उनके प्रभाव पड़ने की आशंका की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। जूनो मिशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सएम न्यूटन मिशन के आंकड़ों को मिलाकर नासा ने बृहस्पति ग्रह पर एक्स-रे ऑरोराज पहेली को सुलझा लिया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज त्रिपुरा अगरवुड नीति की, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स हेतु राष्ट्रीय एक्सीलेंस सेंटर के बारे में, 84 कोस परिक्रमा के बारे में और भारत के पहले हरित इंडस्ट्री सिटी के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स की जिनका लिंक सामान्य अध्ययन 2 से है। तो देखते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश में चिन्हित माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अवकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय हैं। तो इस योजना के बारे में बात की जाए तो इस योजना को किया क्या गया है 2018 में। पहले एक योजना थी जिसका नाम था मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। उसी का नाम बदलकर आज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या 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 है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनमें क्या करना है, उनके सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है उनको सुधार करना है। तो और इसके देखें इस योजना के अंतर्गत फोकस एरिया क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया, जो 80% रिसोर्सेज हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत लगभग 33 से 40% जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली किस पे कंसंट्रेट करके की गई, महिलाओं के उत्थान में, महिला केंद्रित हैं। अगर हमारे वर्तमान देश में बात करें तो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो 6 हैं, जिनमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी और जैन हैं। लेकिन हाँ, अगर एक फैक्ट की बात की जाए तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। बस संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो आपसे प्रश्न बने कि अल्पसंख्यकों का बेस क्या है, किस आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक बोला, या तो धर्म के आधार पर या फिर उनके भाषा के आधार पर। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के बारे में और साथ ही साथ देखते हैं इसके भारत पे क्या असर है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एक नया रास्ता खोज रहे हैं जिससे जो उसके संबंध और उसका प्रभाव भारत में पड़ने की पूरी संभावना है। तो अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये भारतवर्ष के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे उससे होता है। सबसे पहले देखते हैं कि भारत ने क्या किया, नॉर्थ कोस्ट कॉरिडोर की स्थापना की है, जो इससे उत्तर दक्षिण लिंक किया जा सके। इससे क्या करेगा, भारत अपने मुंबई से कहाँ जाएगा, ये आपका ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। जैसे चाबहार और बंदर आबास और इराक और जो अफगानिस्तान है वहाँ पे जाके ये कहाँ निकल जाता है, सीधा मॉस्को आपको कहाँ पहुँचाएगा, रसिया पहुँचा देगा और इसी थ्रू आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यूरोपियन कंट्री में एंट्री कर लेंगे। लेकिन अभी किया क्या गया है, कुछ चेंजेस आए हैं। हुआ क्या है, अभी पाकिस्तान ने अपने शहर, ये पेशावर है, वहाँ से लेकर काबुल और काबुल से लेकर इधर कंधार तक जाते हुए इस साइड में उन्होंने अपने आप को एक रेल, ये जो है कि रेल गलियारा स्टार्ट करने की कोशिश की है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इस रेलवे के थ्रू क्या होगा, भारत में क्या असर पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर चीज़ बात हुई क्या है। तो अब हुआ क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके सटे हुए देश उज्बेकिस्तान ने क्या किया है, एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे उन्होंने क्या किया, 573 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट बनाने की बात की है, जो कि आपको पता होगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पाकिस्तान के उत्तरी शहर पेशावर को जोड़ेगी। इससे भारत पे क्या संभावना पड़ेगी, क्योंकि भारत ने क्या किया है, इधर जाने के लिए अफगानिस्तान में चाबहार पोर्ट और इराक में, सॉरी ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट को स्थापित किया है। तो क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान में घुसेगा तो उसका असर इंडिया पर पड़ना लाजमी है। तो इससे शामिल होने से क्या होगा कि अब, क्योंकि अभी तक क्या था, अफगानिस्तान को अगर हिंद महासागर में आना है तो उसे भारत के ऊपर निर्भर था, भारत की सहायता चाहता था। अब क्या करेगा, वो पाकिस्तान से होते हुए इधर निकल आएगा, तो उससे भारत की इसकी निर्भरता को कम पड़ेगी। साथ ही साथ क्या होगा, क्यों आप बताओ, चीन ने पाकिस्तान के अंदर एक रोड बनाई जिसको बोला गया है चीन पाकिस्तान आर्थिक गैरला, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
तो इसी को क्या करेगा भारत ने, इसके द्वारा क्या किया गया था, इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को अपने आप को बैलेंस किया था चाइना से, लेकिन अब क्या हुआ, ये बैलेंस बिगड़ेगा। अगर इसके आगे की राह देखें, अगर ये सब हो ही गया है तो भारत को करना क्या चाहिए? अगर उन्होंने ये प्रस्ताव कर लिया तो बनाएंगे, अगर दो तीन लोगों आम सहमति है तो काम करेंगे। तो भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को सबसे पहले लॉजिकली क्या करना चाहिए, वो मिडिल एशिया में फोकस ना करके कहाँ जाए, इंडिया पैसिफिक रीजन में जाए, वहाँ एफ्रो यूरेशियन रिबलैंड है, जहाँ पे अफ्रीका, यूरोप के जो देश हैं उनसे लिंक करके अपने आप को वहाँ पे अपनी एक बैलेंस बनने की बात करें। साथ ही साथ अभी हाल ही में इसराइल ने क्या किया है, ट्रांस अरेबियन कॉरिडोर की बात की है, जो पार क्षेत्रीय संपर्क योजना है, उसमें भारत अपने आप को फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ साल पहले भारत ने क्या किया था, एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर हुए, जो जापान के साथ ही संयुक्त रूप से स्टार्ट किया था, उसको दोबारा से बनाना चाहिए। साथ ही साथ रूस तक पहुंचने के लिए व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी, तो उसके संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या है, मिडिल ईस्ट में आप फोकस करिए, साथ ही साथ क्या करिए, मिडिल ईस्ट से आप अगर नई काम बनना है वहाँ पर, तो आप इधर जाइए, ईस्टर्न यहाँ पे पैसिफिक रीजन जाइए, वहाँ पे अपने आप को मजबूत करिए। अगर देखें कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबा है, और इसमें मल्टी मोड है, इसमें रेल, जहाज, सड़क मार्ग तीनों जुड़ते हैं, और इसमें जो क्षेत्र है वो बेसिकली भारत है, ईरान है, अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, रसिया है, मध्य एशिया और यूरोप है। अगर इसकी महत्व की बात करें, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने बनाया है, उसके संपर्क का ये एक अल्टरनेटिव मार्ग था। साथ ही साथ क्या था कि भारत, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने मिलकर क्या किया था, एक बहुउद्देशीय परिवहन योजना बनाया था, जिसको अशगाबाद समझौता कहा जाता है, उसी को तालमेल का हिस्सा था। आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन 3 से विषयों के बारे में। तो अभी क्या है, बृहस्पति ग्रह पर एक्सरे अरोराज के रहस्य को सुलझा लिया गया है। नासा ने क्या किया है कि जो जूनो मिशन है और साथ ही साथ जो XMM न्यूट्रन मिशन है, उनके साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने का, उनका डाटा यूज किया और नासा ने इसको सुलझा दिया। तो देखते हैं इसके बारे में है क्या। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये IT, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उनसे संबंधित सब्जेक्ट्स, उनके प्रति जागरूकता फैलाने से संबंधित है। तो इन्होंने, नासा ने अपना क्या दिया है, क्या रिव्यू दिए हैं, उन्होंने क्या एनालिसिस किया है, उन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे ये ऑरोरास बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, ये क्षेत्र बन रहा है, तो उसको, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, कि उसके जो एटमॉस्फेयर में जो आयन है वो आपस में टकरा रहे हैं और अरोरा को जन्म दे रहे हैं। इन आयन को टकराने से क्या होता है, तो जो बृहस्पति ग्रह है उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्षेत्र हैं उस पर क्या हुआ, सर्फिंग हो रही है, उन्हीं सर्फिंग से चार को तैर रहे हैं, और ये अरोरा हमें दूर से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरोरा मतलब ऐसे होता है जैसे आपने पुराने रामायण सीरियल ऐसे किसान देखा होगा, जैसे भगवान के पीछे वो चमक रहती थी, वही अरोरा उसे बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि उसमें नासा ने दो मिशन की रिसर्च को शामिल किया है, एक है जूनो मिशन और एक है XM न्यूट्रन मिशन। तो अगर जूनो मिशन की बात की जाए तो इसको क्या किया गया है, इसको 2011 में बृहस्पति की संरचना और उसके उद्भव का अध्ययन करने हेतु लॉन्च किया गया था नासा द्वारा। तो याद रखना कि जूनो मिशन किसकी स्टडी की है, बृहस्पति के थी, जुपिटर के। अगर XM न्यूट्रन मिशन की बात की जाए तो ये हाई थ्रू आउट एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी मिशन, एक्सरे मल्टी मिरर मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इसको 1999 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक तरीके का स्पेस ऑब्जर्वेटरी बेस साला है। इसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के होराइजन 2000 कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो ये इसका, ये चित्र है इसका, आप देख लीजिए। ये एक क्या है, एक तरह की दूरबीन है अंतरिक्ष में। साथ ही साथ क्या अगर बात की जाए, तो अगर आपको एक फैक्ट की बात की जाए तो हाल ही में क्या हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात के होप मिशन, UAE के जो होप मिशन है उसके द्वारा मंगल ग्रह वायुमंडल के डिस्क्रीट और के चित्र उतारे गए हैं। तो बस आपको ये याद रखना कि जो पहला संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है वो उसका नाम क्या है, UAE होप स्पेक्ट्रोक्राफ्ट है, और ये वायुमंडल किसके ग्रह पे गया है, ये मंगल ग्रह पे गया हुआ है। इसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है कि 21 जुलाई को रूस द्वारा कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम में प्रोटॉन रॉकेट के द्वारा नौका लैब मॉड्यूल को प्रक्षेपित किया गया है। तो ये नौका, ये है, ये नौका का फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या एक करके क्या है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जोड़ा जाएगा। नौका है क्या है, इसे नौका को रूसी भाषा कर देखा जाए तो उसके वहाँ का मतलब है साइंस, विज्ञान, और ये रूस द्वारा लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है यहाँ पे। आइए बात करते हैं त्रिपुरा अगरबुड नीति की। आपको पता होना चाहिए अभी त्रिपुरा के जो हाली CM है वो विपुल देव हैं। तो उन्होंने देश अपने राज्य के विकास के लिए, वहाँ के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक नई पॉलिसी बनाई है, त्रिपुरा अगरबुड नीति। इसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक राज्य के अंदर 2000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का विकास करना है, और साथ ही साथ अगरबुड का जो वहाँ पे व्यवसाय है, ट्रेड है, उसको बढ़ाना है। आपको बता दें केंद्र में आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पहले लॉन्च की गई है, उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ये अगरवुड का ये पेड़ है, इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अगरवुड के बारे में अगर हम जनरल नॉलेज देखें तो अगरवुड का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एक्युलेरिया मेलाकेंसिस। और इसके जो तेल निकलता है उस तेल को क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसको लिक्विड गोल्ड क्यों बोलते हैं, कितना सोना, जैसे हम बोलते हैं सोने जैसा, क्या सोना कितना महंगा है क्या, उस हिसाब से अगर इसके वैश्विक बाजार में इसकी कीमत देखें तो इसके 1 लीटर तेल की कीमत 5 लाख रुपए है। अगर आयुष इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात की जाए, उसने इस पेड़ को गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर सूचीबद्ध किया है। अगर बात करें अगरवुड का पेड़ पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, दक्षिण पूर्वी पूर्वी एशिया के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसके अलावा एक सदाबहार पेड़ है, हमेशा हरा भरा बना रहता है और उसकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर तक पाई जाती है। आइए बात करते हैं एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स हेतु राष्ट्रीय एक्सीलेंस सेंटर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको पता है आजकल चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या फिर हमारा लोकल मार्केट हो, इसमें एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स की लगातार, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात हो, इसमें काम बढ़ रहा है। तो इसी को एक एक्सीलेंस सेंटर की बात की गई है। और इसकी हेल्प कौन कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे इसकी स्थापना में सहायता कर रहा है इसके बारे में। आइए बात करते हैं 84 कोर्स परिक्रमा मार्ग के बारे में। तो केंद्र सरकार द्वारा भी क्या क्या अयोध्या के चारों ओर 84 कोस परिक्रमा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है। तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या जो कि गाजीपुर जिले के स्थित है, तो उसमें सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर बेसिकली अभी तो ये बुरी यादों के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो मस्जिद विवाद चल रहा है, बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा है, राम मंदिर की बात है वो यहीं पे है। लेकिन यहाँ ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और इसकी परिक्रमा मार्ग को अब एक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जा रहा है। यहाँ की राम की परिक्रमा होती है, पंचकोसी यात्रा होती है, स्वतंत्र कोसी यात्रा होती है, 84 कोस की यात्रा होती है। तो ये जो बाहर वाला एरिया है 84 कोस को, इसको इन्होंने क्या बोला है, उसको हाईवे बनाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे। तो आपको पता चलिए अयोध्या की जाने वाली 3 परिक्रमाएं होती हैं, 5 कोस की, 14 कोस की, 84 कोस की। अगर कोस को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग ट्रिपल हो जाता है। अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो वाल्मीकि जो है उनकी रामायण में बालकांड में इसका उल्लेख किया गया है। उस टाइम इसको कौशल देश के नाम से जाना जाता था। ये जो 84 कोस में फैला हुआ था, इसी को बाद में 48 कोस तक फैला हुआ था, बाद में इसको बढ़ा के 84 कोस किया गया है। और यही कौशल देश के चारों ओर की सीमा है। हिंदू मान्यताओं की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को 84 लाख योनियों में जन्म लिया जाता है, और इन योनियों से अगर उसके बंधन से मुक्त पाना है, उसको आज़ाद होना है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो आप 84 कोस की यात्रा करिए, आप उससे फ्री हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर इसकी बात की जाए तो ये 1 लाख साल पहले जो भगवान राम का युग है, जिसे त्रेता युग बोला गया, उसी टाइम से इस यात्रा को आरंभ की बात की गई है। आइए बात करते हैं भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर की बात की गई है, ग्रीन इंडस्ट्रियल शहर की बात की गई। तो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होते हैं जहाँ खास तरह की एक्टिविटी होती है और यहाँ पे इंटरनेशनल फैसिलिटी पाई जाती है। तो वहाँ पे कांडला जो कि गुजरात में स्थित है, उसको क्या गया है, पहला हरित औद्योगिक गृह बनाया गया है। तो आपसे सीधा सा प्रश्न आएगा कि पहले हरित औद्योगिक शहर का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा आपका कांडला। ये आईजीबीसी ग्रीन सिटी रेटिंग के अंतर्गत प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। अगर इसको बात की जाए तो अगर एक्सपोर्ट की तरफ, तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक जोन होते हैं उनका मेन काम होता है चीज़ों को एक्सपोर्ट करना वहाँ से। तो ये सबसे पुराना निर्यातित क्षेत्र है। साथ ही साथ इसको ऐसा क्यों हरित क्षेत्र क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 48 टाइप के पेड़ पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने 28 किस्म की जो पक्षी हैं उनको यहाँ पे इन्होंने आकर्षित किया है। जबकि इससे पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वनस्पति तो कुछ थी नहीं, साथ साथ नमक युक्त खाली जमीन पड़ी हुई इसमें पूरा खारा था। तो अगर बात करें आईजीबीसी अर्थात इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में, तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ का एक भाग है। उसका गठन 2011 में किया गया है। ये शहरों में पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी का समाधान करने के संदर्भ में अपनी तरह की पहली रेटिंग को करता है। तो इसी के साथ आज के प्रमुख समाचार सुर्खियां उनका विश्लेषण समाप्त होता है। धन्यवाद।